हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन टू ब्रेन्स। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एफओडी का यूनिट 1, फंडामेंटल ऑफ डेटा साइंस का यूनिट 1। इसमें हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ डेटा साइंस, क्या क्या उसके यूजेस हैं, उसके एप्लीकेशंस हैं, ये डेटा साइंटिस्ट के क्या जॉब रोल्स होते हैं, और एज अ डेटा साइंटिस्ट हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं कोई भी प्रोजेक्ट करते हुए। सब्जेक्ट का नाम देख के ऐसा लग सकता है कि इसमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स एंड कोडिंग पार्ट होगी, पर ऐसा नहीं है। इसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा है। तो मैं आपको बीच बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता भी रहूँगा, क्या क्या पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं वो सवाल भी बताता रहूँगा, तो ध्यान से इस लेक्चर को सुनते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन होता है एक प्रोसेस डाटा जो हमें कोई वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, ना कि कोई ऐसे रैंडम डाटा। एक प्रोसेस डाटा होता है इन्फॉर्मेशन का मतलब, जो हमें कोई वैल्यू प्रोवाइड कर सके। डेटा भी जो है हमारा दो तरह के होता है, एक स्ट्रक्चर्ड, एक अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड मीन्स जो भी हम रिलेशनल डेटाबेसेस में देखते हैं, सीएसवी फाइल्स, स्प्रेडशीट्स, टैबुलर फॉर्म में, वो होती है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होती हैं वो सारी। वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। और अनस्ट्रक्चर्ड में कोई ऐसे रैंडम फाइल है जिसमें इमेजेस हैं, ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, कुछ भी ऐसे रैंडम है, स्ट्रक्चर्ड बिल्कुल नहीं है, फॉर्मेट बिल्कुल नहीं है, तो वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड। अब डेटा साइंस क्या होता है? डेटा साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, एल्गोरिदम, प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स को यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में से नॉलेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसमें डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स की एक्सपर्टीज़ लगती है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, डोमेन नॉलेज, डेटा इंजीनियरिंग एटसेट्रा, जिसकी मदद से हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं एंड डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले पाते हैं। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि आप देख सकते हो, जनरल हैं। इनमें से कोई भी आप 5 से 6 अच्छे से याद कर जाओ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकता है? बिज़नेस में यूज़ होता है, जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ है या कोई ऑप्टिमल प्राइसिंग हमें निकालनी हो, मार्केट ट्रेंड्स को हमें स्टडी करना हो, उस सब में हमारा डेटा साइंस हेल्प करता है। रिकमेंडेशन सिस्टम्स बनाने में हेल्प करता है, ई-कॉमर्स में हमारा हेल्प करता है, कस्टमर बिहेवियर को रीड करना, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स करना, इन सब चीज़ों में हमारी हेल्प करता है। फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी हेल्पफुल होता है, फ्रॉड डिटेक्शन, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, सप्लाई चेन्स में यूज़ होता है, हेल्थ केयर में यूज़ होता है। हेल्थ केयर में भी डिज़ीज़ प्रिडिक्शन या मेडिसिन्स को बनाने में, पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन्स के बनाने में हेल्प करता है। एनएलपीज़ में यूज़ करते हैं, कर सकते हैं। चैटबॉट, स्पीच रिकग्नाइजेशन, इमेज या फिर वीडियो एनालिसिस करने के लिए। सोशल मीडिया एनालिसिस हो गया। एनवायरनमेंट में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वेदर प्रेडिक्शंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, एनर्जी यूटिलिटीज़ में यूज़ हो सकता है। गवर्नमेंट या पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में यूज़ हो सकता है। स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, किसी भी हमें एथलीट की परफॉर्मेंस ट्रैक करनी हो तो, या फिर एनालाइज करनी हो तो यूज़ हो सकता है। काफ़ी सारी यूजेज़ हैं और सारी जनरल यूजेज़ हैं डेटा साइंस के। अब आती है डेटा साइंस की लाइफ साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ ही जाता है। एक्सप्लेन द डेटा साइंस लाइफ साइकिल या कुछ भी करके ये क्वेश्चन आता ही आता है। मुश्किल नहीं है, बस आपको ये जो 6 स्टेप्स आपके सामने लिखे हैं इसको याद रख लेना है अच्छे से। इसके ऊपर आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस यूनिट में तो है ही है। यूनिट 4 भी जो है मोस्टली इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो आपको एकदम ये ध्यान से समझ लेने हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है? अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसका पहला स्टेप क्या है? अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि हम सॉल्व क्या करना चाहते हैं, तभी तो हम कोई आगे सही एक्शन ले पाएँगे। तो हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है। एक बार हमें पता लग जाए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, उसके बेसिस पे हम जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डेटा कलेक्शन। डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज हो गए, डेटाबेसेस हो गए, एपीआई, वेब स्क्रैपिंग, या किसी भी तरीके से अलग-अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करना। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो रिलायबल हो और करेक्ट हो। एक बार हमने डेटा सारा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है डेटा प्रिपरेशन, प्री प्रोसेसिंग, रैंगलिंग, मंजिंग, कुछ भी कह सकते हैं। यही हमारा सबसे क्रूशियल स्टेप होता है। इसी स्टेप को हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे क्या होता है। जो मेन डेटा साइंटिस्ट का काम है वो इसी स्टेप में आता है। अब हमने मान लो डेटा अलग-अलग सोर्सेज़ से हमने कलेक्ट कर लिया। अब वो रिलायबल है या नहीं, उसमें बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ हो सकती हैं, डुप्लिकेट्स हो सकते हैं, इनकंसिस्टेंसी हो सकती हैं। तो वो सब हमें रिमूव करना पड़ता है पहले, उसको यूज़ करने से पहले डेटा को। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डेटा प्रिपरेशन। इसमें जो है हम अपना सारा जो डेटा है उसको करेक्ट करते हैं, उसमें से इनकंसिस्टेंसीज़ निकालते हैं, उसको एनालाइज़ करते हैं और उसमें से इम्पोर्टेंट फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस भी इसी का पार्ट है, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। फीचर इंजीनियरिंग होता है,
ये सब होता है। एक बार हमने उसको डेटा को हमने पूरा करेक्ट कर लिया, उसमें से उसको हमने पूरा ट्रांसफ़ॉर्म करके सही बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा मॉडलिंग। इस डेटा को हम एमएल एल्गोरिदम्स में फ़ीड करते हैं और मॉडल्स ट्रेन करते हैं, जो कि हमें फिर हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट जनरेट करने में हेल्प करता है। फिर आता है मॉडल इवैल्यूएशन। हमने बहुत सारे एल्गोरिदम्स लगाए, ट्राई करे, डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स हमें मिलते गए। फिर हमें जो सबसे अच्छा डिज़ायर्ड आउटपुट मॉडल दे रहा है, हम उसको चूज़ कर लेते हैं और उसके सबके रिज़ल्ट्स को कंपेयर करके हम उसमें से इवैल्यूएट करके चूज़ करते हैं। एक बार हमें अपना मॉडल मिल गया, सो द लास्ट स्टेप इज़ उसको हम डिप्लॉय कर देते हैं। रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशंस में काम आता है हमारी। ये 6 स्टेप्स हैं जो कि आपको अच्छे से याद कर लेने हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अब उससे पहले एक ही हमारा टॉपिक आता है रूल ऑफ डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज का मतलब क्या हुआ? अब एज़ अ डेटा साइंटिस्ट आप जिस भी अपनी फील्ड या डोमेन में काम कर रहे हैं, इट इज़ नेसेसरी कि आपको उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए। एज़ अ डेटा साइंटिस्ट हम वैसे जो है अकेले काम नहीं करते हैं, हम टीम में काम करते हैं जिसमें डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं, जिस भी हम फील्ड में काम कर रहे हैं। बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट कि हमें हमें भी उसकी नॉलेज हो। लेट्स सपोज़ आप एक फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम बना रहे हैं, जो कि इसका एक एप्लीकेशन है फाइनेंस में, जो कि मैंने आपको बताया था। अब जब तक आपको बिल्कुल भी फाइनेंस या उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक आप एक अच्छा सिस्टम बना ही नहीं पाओगे। आपको ये नहीं पता होगा कि इसमें इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, कैसे हम यूज़र डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, कौन-कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, जो कि हमें यूज़र से लेनी पड़ती है, ये डिटेक्ट करने के लिए कि ये ट्रांज़ैक्शन फ्रॉड है या रियल है। तो इसलिए हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट होनी चाहिए, जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी। अब इसमें यही लिखा है कि पहले तो क्या दिक्कतें आएँगी हमें, प्रॉब्लम फ़ॉर्मूलेशन हो हम प्रॉब्लम ही डिटेक्ट नहीं कर पाएँगे कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। उसकी एग्ज़ैक्ट स्पेसिफ़िकेशंस क्या हैं, हमें पता ही नहीं होगा क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है उस डोमेन की। हम डेटा को अगर हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएँगे, तो हम उसकी प्री प्रोसेसिंग भी नहीं कर पाएँगे, सिंपल सी बात है। एंड फीचर इंजीनियरिंग होता है कि इम्पोर्टेंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना डेटा में से। हम वो भी नहीं कर पाएँगे क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन-कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमें लेने चाहिए ताकि हम एक अच्छा मॉडल बना पाएँ। अब फीचर अच्छा नहीं है, डेटा अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली मॉडल्स जो है हमारे, जो हम ट्रेन करेंगे, वो भी अच्छा नहीं बनेगा। हमें हो सकता है हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट मिले भी ना। दूसरी चीज़, अब आउटपुट आएँगे, उसको इंटरप्रेट करने के लिए जो हमारे रिज़ल्ट आएँगे, उसका इंटरप्रेट करने के लिए भी तो हमें नॉलेज चाहिए होगी कि ये रिज़ल्ट सही दे भी रहा है या नहीं। तो उसके लिए भी हमें थोड़ी बहुत नॉलेज तो एटलीस्ट होनी चाहिए उस डोमेन की जिसमें भी हम काम कर रहे हैं। ये भी पीवाईक्यू में आ जाता है, इसलिए ये टॉपिक डाला गया है। अब आ गया हमारा डेटा रैंगलिंग, मंजिंग या फिर प्री प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल। वो थी डेटा साइंस की लाइफ साइकिल, ये है प्री प्रोसेसिंग की। ये उसका जो थर्ड पॉइंट था ना, ये और उसके डिटेल में है। तो जो भी आपका पीवाईक्यू होगा उसमें ध्यान से पढ़िएगा कि आपको डेटा साइंस की लाइफ साइकिल पूछी गई है या फिर प्री प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल। क्योंकि ये प्री प्रोसेसिंग अपने आप में एक अलग टॉपिक है कि हम जो भी हमारा डेटा हमारे पास आता है डेटा कलेक्शन के बाद, उसको हम क्या-क्या उसमें चेंजेस करते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं, उसकी प्री प्रोसेसिंग करते हैं, ये हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो अब देखते हैं। पहले आता है हमारा ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ईडीए में जो हमारा प्राइमरी गोल होता है, वो होता है जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है, उसको एनालाइज़ करना, उसमें जो पैटर्न्स है उसे आइडेंटिफ़ाई करना, अनोमलीज़ या फिर रिलेशनशिप क्या है वेरिएबल्स के बीच में, वो सब देखना। इसमें 4 पार्ट्स आते हैं। डेटा समरी। डेटा समरी मीन्स उसमें हम क्या करते हैं, जो भी उस डेटा का मीन, मीडियन, मोड, ऐसे जो भी न्यूमेरिकल फीचर्स हैं, उसको निकालते हैं और उसको एनालाइज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आता है डेटा विजुअलाइज़ेशन। डेटा विजुअलाइज़ेशन मीन्स जो हमारा डेटा है उसे हम ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशंस लाइक हिस्टोग्राम्स, बॉक्स प्लॉट्स, स्कैटर प्लॉट्स, बार चार्ट्स में हम उसको प्लॉट करते हैं और उसमें हम पैटर्न्स रिव्यू करने की कोशिश करते हैं, आउटलायर्स या फिर जो डेटा में रिलेशनशिप्स हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस। इसमें क्या होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स या फिर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स ढूँढते हैं। जैसे कि पिछले एग्जांपल लें, फ्रॉड डिटेक्शन वाला, तो उसमें हम डिफरेंट पैरामीटर्स कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि टाइम ऑफ ट्रांज़ैक्शन, अमाउंट ऑफ ट्रांज़ैक्शन, उन सब के बीच में रिलेशनशिप्स क्या हो सकते हैं, रिलेशनशिप है भी या नहीं, लीनियर है, तो वो सब हम इस मल्टीवेरिएट एनालिसिस में कवर करते हैं। उसके बाद आता है एनोमली डिटेक्शन। एनोमली या फिर आउटलायर क्या होता है? कोई ऐसा डेटा पॉइंट जो कि बिल्कुल ही बाकी सबसे अलग हो। मान लो एक ट्रांज़ैक्शंस हो रही है कार्ड से, वो रोज़ 10,000, 20,000, 6,000 ऐसे हो रही हैं। एक दिन अचानक से 10 लाख, 20 लाख की ट्रांज़ैक्शन हो जाती है।
तो वो एकदम एज अ अनॉमली दिखेगा। तो इस स्टेप में हम अनॉमलीज डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है डेटा क्लीनिंग। जैसे कि मैंने पहले बताया था, अब हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से जो डेटा आता है उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, मिसिंग वैल्यूज हो सकती हैं, डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, आउटलायर्स हो सकते हैं। उन सबको रिमूव करने का काम हमें करना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा इम्प्यूटेशन करते हैं। डेटा इम्प्यूटेशन मतलब जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उसको या तो मीन, मीडियन, मोड या किसी अलग तरीके से एडवांस इम्प्यूटेशन मेथड से, जैसे कि केएनएन या फिर रिग्रेशन से यूज़ करके हम मिसिंग वैल्यूज़ फिल करते हैं। या तो हम उसको हटा भी सकते हैं या उसको फिल कर देते हैं। डुप्लीकेट डेटा है उसको हटाना होता है, आउटलायर्स होते हैं जो हमारे यूज़फुल नहीं हैं, उनको भी हम हटा देते हैं। उसके बाद आता है डेटा ट्रांसफ़ॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफ़ॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, एक फ़ॉर्मेट से दूसरे फ़ॉर्मेट में डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि एन्कोडिंग। एन्कोडिंग में क्या होता है, हम कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस करते हैं उसकी। जैसे कि मैं बता दूँ, मान लो कोई ट्रू या फ़ॉ ऐसा कॉलम है इसमें ट्रू या फ़ॉल्स है, तो उसको 0 या 1 में कर देना ताकि जो मशीन है, उसे बेटर समझ पाए। या फिर हम बिनिंग कर सकते हैं। बिनिंग में क्या होता है, एक कंटीन्यूअस डाटा है, मान लो एज हमारे पास एक कॉलम है जिसमें बहुत सारी एजेस हैं, उसको कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देना। लाइक लेस देन 20 चाइल्ड हो गया, 20 से 40 मिडल एज हो गई या फिर उससे अबव ओल्ड हो गया, तो उसको कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देना। उसके बाद होता है फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम एक एग्जिस्टिंग फीचर में से नया फीचर निकाल लेते हैं। अब हमारे पास एक मान लो डेट ऑफ बर्थ कॉलम है जो कि शायद हमारे इतने यूज़फुल ना हो, पर उस डेट ऑफ बर्थ कॉलम को हम ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं ऐज निकालने के लिए। और हम ऐज से तो और भी कुछ पता लगा सकते हैं, ऐज इज़ मोर यूज़फुल। तो फीचर इंजीनियरिंग में हम मोर यूज़फुल फीचर्स को निकालते हैं एक्जिस्टिंग फीचर्स में से। ठीक है? उसके बाद आता है नॉर्मलाइज़ेशन। नॉर्मलाइज़ेशन में क्या होता है, मान लो हमारे पास डेटा है उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको 0 से 1 के बीच में एक छोटी-सी रेंज में ले आते हैं ताकि हम उसको बेटर एनालाइज़ कर पाएँ। सिमिलरली स्टैंडर्डाइज़ेशन होता है। स्टैंडर्डाइज़ेशन में क्या होता है, हम डेटा सेट को इस तरह से कर देते हैं कि उसका मीन 0 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो। इससे क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है वो स्केल डाउन हो जाता है और ईज़ी टू इंटरप्रेट होता है। उसके बाद आता है डेटा रिडक्शन। डेटा रिडक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन एंड सैम्पलिंग। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन क्या होता है, उसमें हम टेक्नीक्स का यूज़ करते हैं जैसे पीसीए या फीचर सिलेक्शन। अब वो क्या होती हैं, मान लो फ्रॉड डिटेक्शन वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें हम ये डिटेक्ट करने के लिए कि एक ट्रांज़ैक्शन फ्रॉड है या नहीं, बहुत सारे फीचर्स को देख सकते हैं जैसे कि टाइम ऑफ ट्रांज़ैक्शन, अमाउंट ऑफ ट्रांज़ैक्शन। पर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जैसे कि नेम या फिर एड्रेस जो कि शायद हमारे इतने यूज़फुल ना हों। तो ऐसे फीचर्स को हम हटा देते हैं और सिर्फ यूज़फुल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या फिर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं फीचर सिलेक्शन, कि यूज़फुल फीचर्स को सेलेक्ट कर लेना ताकि हमें अपना आउटपुट अच्छा मिले। फिर आती है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग हम तब करते हैं जब हमारे पास किसी एक क्लास का डेटा या तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है या तो बहुत ही कम क्वांटिटी में। जैसे हम एक मान लो स्पैम ईमेल डिटेक्शन सिस्टम बना रहे हैं। हमने एक डेटा सेट दिया अपने मॉडल को जिसमें अबाउट 1000 अनस्पैम ईमेल्स हैं और सिर्फ 2 या 3 स्पैम ईमेल्स के एग्जांपल हैं, और हम उसको ट्रेन करते हैं। तो ऐसे में वो स्पैम ईमेल्स डिटेक्ट करना, क्योंकि उसके बाद बहुत ही कम एग्जांपल है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मॉडल को ये डिटेक्ट करना कि ये स्पैम है या नहीं। तो ऐसे केस में हम या तो अप सैम्पलिंग कर सकते हैं या फिर डाउन सैम्पलिंग। अप सैम्पलिंग मतलब हम स्पैम ईमेल्स के एग्जांपल अपनी तरफ से और भी बढ़ा के दे सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि जो अनस्पैम ईमेल्स है उसकी क्वांटिटी कम कर दो, उसको डाउन सैंपल कर दो। उसके बाद हमारा लास्ट जो हमारा स्टेप हो जाता है वो हो जाता है डेटा इंटीग्रेशन। अब हमने अलग-अलग सोर्सेज़ से अलग-अलग फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लिए, उनको ट्रांसफ़ॉर्म भी कर दिया। अभी इम्पोर्टेंट है कि हम ये जो सारे अलग-अलग फीचर्स हैं, उसको एक ही डेटा सेट में कंबाइन करें और कोई भी उसमें इनकंसिस्टेंसी ना हो कि ये कॉलम इससे मैच नहीं कर रहा है या फॉर्मेट इससे मैच नहीं करना। सारी मेजरमेंट्स, यूनिट्स सब कुछ और फॉर्मेट सब सेम होना चाहिए। सारे डेटा को इंटीग्रेट कर देना है हमें। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डीलिंग विद अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, 2 तरह के डेटा होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जो भी हम टेबल फॉर्मेट में, सीएसवी फॉर्मेट में, डेटाबेसेस में देखते हैं, वो हमारा स्ट्रक्चर्ड होता है। और अनस्ट्रक्चर्ड होता है जो भी हम टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस ये सब देखते हैं, वो अनस्ट्रक्चर्ड में काउंट होता है हमारा। तो अब डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से अलग-अलग तरीके से डील करते हैं। ये पीवाईक्यू में भी डायरेक्टली आ जाता है कि डिफरेंस बताओ उन दोनों के बीच में। तो क्योंकि हम अनस्ट्रक्चर्ड कहीं न कहीं हमें ज़्यादा प्री प्रोसेसिंग लगती है उसमें, उसको ठीक करने के लिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप लिख सकते हो डिफरेंस में आए तो। पहले तो हम ये देखते हैं कि वो अलग कैसे होता है।
लैक ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें ऑब्वियसली कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, हम उसमें क्वेरीज नहीं कर सकते, अच्छे से एनालाइज करने में दिक्कत होती है। डेटा हेट्रोजेनिटी, मतलब उसमें एक ही फाइल में हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स के हमारे पास टेक्स्ट हो, इमेजेस भी उसी में, ऑडियो वीडियो, या फिर कोई सेंसिटिव डेटा भी उसी में हो, जो कि दिक्कत हमें दे सकता है। डेटा क्वालिटी हो सकता है उसकी कम हो, उसमें बहुत नॉइज़ेज़ वगैरह हो, एरर्स हो, आउटलायर्स हो, जो कि हमें अगेन प्रॉब्लम कर सकता है। कॉन्टेक्स्ट या सेमेंटिक्स, और हमें हो सकता है उसका कॉन्टेक्स्ट समझने में कि ये डेटा यहाँ पे क्यों है, ये समझने में दिक्कत होगी ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिक्स डेटा होता है उसमें। डेटा इंटीग्रेशन उसमें मुश्किल होता है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा को हमें मर्ज करना है, उसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज़ हो रखे हैं, तो प्रॉब्लम होती है इंटीग्रेशन में भी। डेटा प्राइवेसी या सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हो सकते हैं उसमें, इंपॉर्टेंट ऐसे सेंसिटिव डेटा, पासवर्ड्स भी हो सकते हैं। डेटा लेबलिंग या एनोटेशंस, उसमें हो सकता है किसी ने मैनुअली ऐसे एनोटेट कर रखा हो, अपनी ब्रैकेट्स लगा रखे हो अननेसेसरी, जो कि हमें कंफ्यूज कर सकते हैं या फिर प्रॉब्लम कर सकते हैं अगेन। डेटा वेरिएबिलिटी होती है उसमें, मान लो अब कोई कॉलम है नेम, किसी ने उसमें अपना फुल नेम भर रखा है, किसी ने अपना सिर्फ सरनेम, किसी ने अपना फर्स्ट नेम भर रखा है, बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग फॉर्मेट्स में लिख रखा है, जो कि दिक्कत दे सकता है। तो ऐसे केस में हमें थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग जो है स्ट्रक्चर्ड डेटा के मुकाबले में ज़्यादा लगती है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में। ये इसका मेन डिफरेंस है। अब ये कुछ टेक्नीक्स हैं जो कि हम डेटा प्री प्रोसेसिंग में लगाते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की। टेक्स्ट डेटा प्रोसेसिंग, पहला आता है टेक्स्ट टोकनाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, मान लो एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, तो उसको एक एक सेंटेंस को निकाल लेना उसमें से, या एक सेंटेंस को एन एरे ऑफ वर्ड्स में कलेक्ट कर लेना, इसको हम कहते हैं टेक्स्ट टोकनाइजेशन। उसके बाद आता है टेक्स्ट क्लीनिंग। बेसिकली हम क्या करते हैं, स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं टेक्स्ट को। इसके बाद आता है टेक्स्ट क्लीनिंग। उसमें जो भी हमें एचटीएमएल टैग्स होते हैं, अननेसेसरी पंक्चुएशंस होती हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, उसको रिमूव करना होता है, जिससे कि डेटा की क्वालिटी बढ़ सके। उसके बाद आता है स्टॉप वर्ड रिमूवल, जो भी हमारे एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं एंड कॉमन वर्ड्स होते हैं, जिसका कोई लाइक मीनिंग होता नहीं है ज़्यादा, तो हम उनको भी रिमूव कर सकते हैं, एंड इज़, इन सब वर्ड्स को। उसके बाद आता है स्टेमिंग। स्टेमिंग क्या होता है, मान लो कोई एक हमने डिफरेंट पीपल को बोला है कि अपने बारे में लिखो। अब किसी ने उसमें पास्ट टेंस का यूज़ किया है, किसी ने प्रेज़ेंट, किसी में प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस, तो सबको एक ही टेंस में ले आना। जैसे इसमें है रनिंग को रन में कर दिया, तो किसी ने भी रनिंग, रैन जो भी लिखा है, सब रन में कन्वर्ट हो जाएँगे, ताकि हम प्रॉपर्ली उस डेटा को यूज़ कर पाएँ। उसके बाद हम उसमें से जो भी नेम्ड आइडेंटिटीज़ हैं, लाइक लोकेशन या किसी का नाम बंदे का, वो सब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। टेक्स्ट वेक्टराइजेशन, उसमें हम क्या करते हैं, जो टेक्स्ट डेटा है उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि बेटर प्रोसेसिंग के लिए। इमेज को हम इमेज की डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उसको हम रीसाइज़ कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं बेटर एनालिसिस के लिए। उसमें से कलर्स या फिर टेक्सचर्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन में। ऑडियो को भी हम प्री-प्रोसेस कर सकते हैं, वीडियो को भी कर सकते हैं, उसमें से स्पेक्ट्रोग्राम जैसे फीचर निकाल सकते हैं। कोई वीडियो बहुत बड़ी है, उसको क्रॉप करके उसमें से सर्टेन की फ्रेम्स निकाल सकते हैं, ताकि वो रिड्यूस हो उसकी डायमेंशनैलिटी। तो यहाँ पे हमारा पूरा खत्म होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग की लाइफ साइकिल। इसमें हमने लाइफ साइकिल देखी, हमने वो 6 स्टेप्स देखे जो कि हमें फॉलो करने होते हैं एज़ अ डेटा साइंटिस्ट। हमने रोल ऑफ डोमेन नॉलेज देखा, और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में डिफरेंस देखा। अब आता है हमारा स्किल्स नीडेड टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। ऐसी कौन-कौन सी स्किल्स हैं जो कि एज़ अ डेटा साइंटिस्ट हमें एक्वायर करनी चाहिए? अब एक सिमिलर इसकी जैसी चीज़ है ट्रेड्स ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये कुछ स्किल्स हैं जो कि हमें एज़ अ डेटा साइंटिस्ट हमें एक्वायर करनी चाहिए, और ट्रेड्स हैं जो कि हमें होने चाहिए। इसमें डिफरेंस है दोनों में, ठीक है? तो आपको ध्यान से देखना है कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है? आपको स्किल्स पूछा गया है, आपको ट्रेड्स पूछे गए हैं। उस हिसाब से आपको लिखना है। अब ऐसी कौन-कौन सी स्किल्स हैं जो एज़ अ डेटा साइंटिस्ट हमें होनी चाहिए? तो पहली चीज़ आती है डेटाबेस मैनेजमेंट। हमें एसक्यूएल जैसे डेटाबेसेस की नॉलेज होनी चाहिए, क्वेरी कैसे करते हैं, वो सब हमें पता होना चाहिए। डेटा विजुअलाइज़ेशन, इसमें हमें सर्टेन लाइब्रेरीज़ लाइक मैटप्लॉट, सीबॉन, टैब्ल्यू, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। हमें डेटा को बार ग्राफ्स वगैरह पे प्लॉट करना आना चाहिए। हमें प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए, पाइथन जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है डेटा साइंस में, और आर लैंग्वेज है जो कि हमें यूज़ होती है। डेटा मैनिपुलेट करना आना चाहिए, क्लीन करना आना चाहिए यूजिंग लाइब्रेरीज़ लाइक पांडास, नमपाई। इन सब लाइब्रेरीज़ के बारे में हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे कि ये सब क्यों ज़रूरी है, पाइथन के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना आना चाहिए, मशीन लर्निंग के थोड़े बहुत मॉडल्स के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए,
बिग डाटा टेक्नोलॉजीज़ आनी चाहिए, जो कि बिग डाटा टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट से डील करती हैं। फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने आने चाहिए, टाइम सीरीज़ एनालिसिस हो गई, एनएलपीज़ हो गई, वो सब आना चाहिए। ए/बी टेस्टिंग, यानी जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है, तो वो हमें आना चाहिए। उसके अलावा डोमेन नॉलेज ऑब्वियसली हमें होनी चाहिए, डेटा एथिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब थोड़ी बहुत स्किल्स हैं, जो हमें होनी चाहिए एज़ अ डेटा साइंटिस्ट। इसके बाद आते हैं ट्रेड्स। ट्रेड्स यानी ऐसे कौन-कौन से गुण हैं अदर देन एकेडमिक स्किल्स जो हमें होने चाहिए। तो हमें पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। हमें प्रॉब्लम देख के घबराना नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आएँगी, हमें उन्हें छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसको समझना है और सॉल्व करना है। परसिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बहुत बार ना ऐसे प्रोजेक्ट्स में बहुत ही ऐसे बग्स वगैरह आते हैं और बहुत ही हमें ऐसा लगे रहना होता है पेशेंस के साथ। तो वो क्वालिटी हमें होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए हमें, क्योंकि उसमें हमें क्या करना होता है डेटा साइंस में, डिफरेंट पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज़ करना होता है, निकालना होता है, रिलेशनशिप ढूँढने होते हैं। तो उसके लिए बहुत ही ओपन एंड फ्रेश माइंड चाहिए, ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ। अडैप्टेबिलिटी होनी चाहिए, कई बार हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ काम करना होता है, डिफरेंट टीम के साथ काम करना होता है, तो हमें अडैप्टिव होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, हम सामने वाले को अपनी बात समझा पाएँ और उसकी बात समझ भी पाएँ। कोलैबोरेशन पावर होनी चाहिए, हम किसी के साथ भी कोलैबोरेट कर लें, किसी भी फील्ड में कोलैबोरेट कर लें। हमारे एथिक्स होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल डेटा हैंडलिंग, मतलब आपका एज़ अ डेटा साइंटिस्ट हमारे पास बहुत बड़े-बड़े डेटाबेसेस का एक्सेस होता है। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी होती है, पासवर्ड्स होते हैं। तो हमें इतनी एथिक्स होनी चाहिए कि हम उसको केयरफुली हैंडल करें, लीक ना होने दें और कुछ उसका गलत इस्तेमाल ना करें। एक कहीं न कहीं हमें बिज़नेस अक्यूमेन भी होना चाहिए कि हम अपना प्रोडक्ट को कैसे स्केल कर सकते हैं, क्या वो हमारे गोल से अलाइन कर रहा है या नहीं, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये ट्रेड्स के अंदर आ गए। एकेडमिक स्किल्स अलग हो गई, जैसे हमारे को कोडिंग वगैरह, वो सब हमने ऊपर देखा, वो सारी एकेडमिक स्किल्स थी जो हमें एक्वायर करनी चाहिए, और ये ट्रेड्स हैं। तो जो भी आपको एग्ज़ाम में पूछा होगा, वो उस हिसाब से आपको लिख कर आना है। इसमें कोई भी ऐसे आप 5-6 अच्छे से याद कर लो, तो सही रहेगा। अब एज़ अ डेटा साइंटिस्ट ऐसे कौन-कौन से रोल्स हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको दी जा सकती हैं रियल लाइफ़ में? आपको पहली चीज़ आती है डेटा कलेक्शन एंड क्लीनिंग। डेटा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज़ से, वेबसाइट से, डेटा सेट से जाके कलेक्ट करना हो सकता है, उसको क्लीन, प्री-प्रोसेस करना हो सकता है, उसमें से इनकंसिस्टेंसीज़ निकालो, डुप्लिकेट्स हटाओ या फिर इम्प्यूटेशंस करो। डेटा एक्सप्लोरेशन या फिर विजुअलाइज़ेशन हो सकता है कि जो डेटा है उसे बार ग्राफ्स वगैरह पे प्लॉट करो, उसमें से रिलेशनशिप्स निकालो या फिर यूज़फुल फीचर्स निकालो। फीचर इंजीनियरिंग हो गई, यूज़फुल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गए, टेस्टिंग्स हो गई, आपको हो सकता है टेस्टिंग्स या फिर रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करने को दी जा सकती है। मशीन लर्निंग मॉडल डेवलपमेंट, यानी अपने जो डेटा है उसको डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स में फीड करना, मॉडल्स में ट्रेन करना, ताकि बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल हमें निकल सके। उसको हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करना, वो सब का काम दिया जा सकता है। जो भी आउटपुट हैं, उसमें से बेस्ट आउटपुट सेलेक्ट करना, उस मॉडल को इवैल्यूएट करना, वैलिडेट करना। हम वो सब कैसे करते हैं, हम सर्टेन मैट्रिक्स होते हैं, लाइक उसकी एक्यूरेसी देखते हैं, प्रिसिजन देखते हैं, रिकॉल देखते हैं, F1 स्कोर देखते हैं। इन सब मैट्रिक्स से हम जज करते हैं कि एक मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। आपको मॉडल का डिप्लॉयमेंट का काम दिया जा सकता है। उसका बग फिक्सिंग, जो भी मॉडल डिप्लॉयमेंट के बाद मेंटेनेंस फेज़ आता है, उन सब का काम दिया जा सकता है। तो एज़ अ डेटा साइंटिस्ट आपको इनमें से ही कुछ काम करने को दिया जाएगा। अब ऐसी कौन-कौन सी जॉब रोल्स हैं जो कि मार्केट में हैं एज़ अ डेटा साइंटिस्ट? आपको एज़ अ डेटा आर्किटेक्ट बनाया जा सकता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा इंजीनियर, एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, बिज़नेस इंटेलिजेंस, बिज़नेस एनालिस्ट, ये सारी जॉब रोल्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर आप डेटा साइंस लर्न करते हो तो। पहला आता है डेटा आर्किटेक्ट्स। डेटा आर्किटेक्ट्स कौन होते हैं? जो कि जो भी पॉलिसीज़ हो गए, मॉडल्स हो गए, जो एंड टेक्नोलॉजीज़ हो गई, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में, वो सबका डिफ़ाइन जो करता है, वो एक डेटा आर्किटेक्ट करता है कि ये टेक्नोलॉजीज़ और ये डेटाबेसेस हमारे में यूज़ होंगे। उसके बाद आता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि क्या होता है, जो हमारा एक्जिस्टिंग डेटाबेस है, उसको मैनेज करना, इंश्योर करना कि वो सिक्योर रहे, उसका बैकअप अवेलेबल हो। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। फिर आते हैं डेटा इंजीनियर्स। ये क्या होते हैं? ये जो डेटाबेस क्रिएट करते हैं, जो भी डेटा की मॉडलिंग हो गई, ऑप्टिमाइज़ेशन हो गई, वो होते हैं डेटा इंजीनियर्स। ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से थोड़े अलग होते हैं। डेटा डिफरेंस इनका ये है कि डेटा इंजीनियर्स जो होते हैं वो
जो है क्रिएट करते हैं डेटाबेसेस को, या फिर जो भी मेजर चेंजेस या ऑप्टिमाइजेशंस हो गई वो सब करते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो एग्जिस्टिंग डेटाबेस को सिर्फ मैनेज करता है, उसको इंश्योर करता है कि वो सिक्योर रहें, ठीक है, और उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। पर जो उसको क्रिएट करते हैं वो होते हैं डेटा इंजीनियर्स। तो ये डिफरेंस होता है, इसको ध्यान रखना। डिफरेंस आ सकता है 2 मार्क्स में कि डेटा इंजीनियर्स और एडमिनिस्ट्रेटर में क्या फ़र्क होता है। तो इंजीनियर्स क्रिएट करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं, और जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो मैनेज करते हैं और इंश्योर करते हैं कि उसका बैकअप और इंटीग्रिटी ये सब अवेलेबल हो। डेटा एनालिस्ट कौन होते हैं? जो कि वही विजुअलाइज़ करते हैं, रिपोर्ट जनरेट करते हैं रिलेशनशिप्स की, और पूरा एनालाइज़ करते हैं डेटा को एक्सेल का यूज़ करके, टैबल्यू, पावर बीआई, एसक्यूएल ये सब का यूज़ करके। मशीन लर्निंग इंजीनियर्स जो भी एमएल मॉडल्स, एल्गोरिदम्स बनते हैं, वो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स बनाते हैं। डेटा साइंटिस्ट होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग एंड डोमेन एक्सपर्टीज़ का। जो इन सब ट्रेड्स का ये जो स्किल्स हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है डेटा साइंटिस्ट। वो थोड़ा-थोड़ा सब करते हैं, उनको पाइथन, आर और मशीन लर्निंग की सब कुछ की बेसिक नॉलेज होती है, वो होते हैं डेटा साइंटिस्ट। वो जनरली ईडीएम मॉडलिंग या फिर एल्गोरिदम्स, प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम्स को बनाने में का काम करते हैं। उसके बाद आते हैं बिज़नेस इंटेलिजेंस, जो कि बिज़नेस रिलेटेड जो भी डेटा के एनालिसिस होते हैं वो सब करते हैं। उसी का सबसेट होता है बिज़नेस एनालिस्ट। बिज़नेस इंटेलिजेंस का सबसेट है बिज़नेस एनालिस्ट, जो कि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में हेल्प करता है। उसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक आता है डेटा एनालिसिस प्रोसेस। ये भी कहीं न कहीं सेम ही चीज़ है। इसमें भी वही सेम स्टेप्स ही होते हैं कि पहले तो हमारे को पता होना चाहिए हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम क्या चीज़ सॉल्व कर रहे हैं, फिर कौन से क्वेश्चन है जिनका हम आंसर ढूँढ रहे हैं। एक बार वो पता चल जाए, तो उसके बाद हम जो है डेटा वो कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, सर्वेज़, इंटरव्यूज़ इन सब से। उसके बाद हमें डेटा मिल गया तो हम उसको क्लीन करते हैं या प्री प्रोसेस करते हैं, उसमें से डुप्लिकेट्स निकालते हैं, एरर्स निकालते हैं, ठीक है? उसको उस डेटा को एनालाइज़ करते हैं यूजिंग पावर बीआई, टैबलू एटसेट्रा, ठीक है? और एक बार हो गया तो उसके बाद हम उसको विजुअलाइज़ करते हैं ग्राफिकली, उसमें रिलेशनशिप्स ढूँढते हैं और पूरे डेटा को इस प्रोसेस से हम एनालाइज़ करते हैं। ये भी कहीं न कहीं वही प्री प्रोसेसिंग की तरह ही है, सेम ही है सब कुछ। तो हाँ, हमारा यूनिट 1 इसी के साथ खत्म होता है। तो मैं आपको एक बार समराइज़ कर देता हूँ, हमने इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ा। पहले हमने देखा व्हाट इज़ डेटा साइंस क्या होता है, उसके हमने थोड़े बहुत एप्लीकेशंस देखे हैं कि वो किस-किस चीज़ों में यूज़ होता है, बिज़नेस में, रिकमेंडेशंस सिस्टम में यूज़ होता है, एनएलपीज़, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, ई-कॉमर्स, इन सब रियल लाइफ एप्लीकेशंस में वो यूज़ होता है। फिर हमने देखी डेटा साइंस की लाइफ साइकिल, जिसमें मैंने आपको 6 स्टेप्स बताए, क्या करना होता है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, डेटा कलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, डेटा मॉडलिंग, मॉडल इवैल्यूएशन एंड देन मॉडल डेवलपमेंट। ये 6 स्टेप्स होते हैं जो कि हमें याद रखने होते हैं। फिर हमने देखा डोमेन नॉलेज का क्या रोल है डेटा साइंस में और क्या क्यों ये इम्पोर्टेंट है। फिर हमने देखा, हमने प्री प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल देखी डिटेल में कि ऐसे कौन-कौन से स्टेप्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग में। उसमें हम ईडीए करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हो गया, डेटा क्लीनिंग करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन ये सब हो गया। डेटा रिडक्शन करते हैं, डेटा इंटीग्रेशन करते हैं, स्केलिंग करते हैं उसकी, ये सब आता है। फिर हमने देखा कि अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या डिफरेंस होता है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम कैसे सेपरेटली यू रिप्रोसेस करते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा के मुकाबले में। उसके बाद हमने देखा डेटा साइंटिस्ट की ऐसी कौन-कौन सी स्किल्स हैं जो कि हमें एज़ अ डेटा साइंटिस्ट हम में होनी चाहिए। एकेडमिक स्किल्स कह सकते हैं, जो भी कहें, जिसको हम एक्वायर कर सकते हैं। जैसे डेटाबेस हम की मैनेजमेंट आनी चाहिए, बिग डेटा टूल्स, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गया, डेटा मैनिपुलेशन, डोमेन नॉलेज, ये सब स्किल्स हम में होनी चाहिए। उसके बाद हमने ट्रेड्स देखे जो कि हमें ट्रेड्स होने चाहिए, परसिस्टेंस होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब ट्रेड्स हम में होने चाहिए। उसके बाद रोल्स हमने देखे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी एज़ अ डेटा साइंटिस्ट कि हमें क्या-क्या काम दिया जा सकता है। हमें डेटा कलेक्शन का, क्लीनिंग का, फीचर इंजीनियरिंग का काम दिया जा सकता है, मॉडल डेवलपमेंट का काम दिया जा सकता है, वैलिडेशन का काम दिया जा सकता है। उसके बाद हमने मार्केट में जॉब रोल्स देखी, कौन-कौन सी जॉब रोल्स एज़ अ डेटा साइंटिस्ट हमें दी जा सकती हैं। डेटा इंजीनियर, एनालिस्ट, बिज़नेस एनालिस्ट, आर्किटेक्ट, ये सब जॉब रोल्स अवेलेबल है मार्केट में। फिर हमने लास्ट में देखा कि हम डेटा को कैसे एनालाइज़ करते हैं, उसका क्या प्रोसेस रहता है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। एंड ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। ईज़ी यूनिट है, आप बस की पॉइंट्स याद रखना एंड आप देन खुद से भी बना के इसको लिख सकते हो। इसके अलावा हमारे एक्सक्लूसिव एग्ज़ाम फ़ोकस नोट्स भी हैं, हमारी वेबसाइट पे आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो।
उसमें आपको एकदम कंसाइज़ फॉर्म में पीवाईक्यूज़ मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे, फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स भी मिल जाएँगे, जिसमें जो कि आपको हेल्प करेगा आपके मार्क्स बूस्ट करने में एग्ज़ाम्स में। तो आप चेकआउट ज़रूर करना उसको। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।